एक समय की बात है। राजा और रानी दोनों ही जंगल में घूमने के लिए आए थे। रानी के हाथ में उसका बेटा, जिसकी उम्र अभी 1 साल ही थी। राजा विक्रम सिंह और उसकी पत्नी दोनों एक ही नदी के तट पर आके रुक जाते हैं, क्योंकि वह दोनों काफी थक चुके थे। रानी, हम बहुत थक चुके हैं। मेरा विचार है कि हम कुछ देर के लिए यहीं पर आराम कर ले। तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी जंगल में जाता हूँ और किसी हिरण का शिकार करके लाता हूँ। मुझे शिकार किए हुए काफी दिन बीत गए हैं। ठीक है, जाओ, लेकिन हाँ, आप जल्दी वापस आना। मैं आपका यहीं पर इंतजार करती हूँ। फिर इतनी बात कहकर महाराजा घोड़ी पर सवार होकर वहां से हिरण का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। महारानी काफी समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन महाराजा अभी तक शिकार करके वापस नहीं लौटे थे। पता नहीं महाराज कहाँ चले गए। काफी समय हो गया, वो अभी तक शिकार करके वापस नहीं लौटे हैं। फिर महारानी के पास एक टोकरी पड़ी थी। महारानी अपने बेटे को उस टोकरी में लेटा देती है और बगल में बेटे के पास ही खुद भी लेट जाती है, क्योंकि महारानी भी थक चुकी थी। और कुछ समय बाद महारानी की आंख लग जाती है और उसका बेटा उस नदी के बहाव में आ जाता है और टोकरी से बहता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। महारानी को कुछ भी पता नहीं चलता है। महारानी गहरी नींद में सो रही थी, तभी वहां पर शिकार करके महाराजा भी लौट आते हैं। अरे महारानी, तुम यहाँ पर आराम से सो रही हो, हमारा राजकुमार कहाँ पर है? यह बात सुनकर राजकुमारी चकित रह जाती है और इधर उधर अपने बेटे को देखने में लग जाती है। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? वो तो अभी यहीं पर था, मैंने उसे अपने पास ही सुलाया था। तो हमारा राजकुमार कहाँ पर जा सकता है? और यहाँ पर आसपास कोई है भी नहीं। पता नहीं हमारा राजकुमार किस हाल में होगा और कहाँ होगा। फिर इसी बात को कई साल बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमार का कोई भी पता नहीं चलता है। इसी राज्य के एक नगर में महेश और उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। लेकिन महेश की पत्नी सुमन बहुत निर्लज स्वभाव की थी, जो अपने बेटे से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी ओर उसका एक सौतेला बेटा बाहर काम कर रहा था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम बाकी है। तुम्हें पूरे खेत को भी सही करना है। अगर तू ऐसे ही धीरे धीरे काम करता रहा तो मैं तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी, ध्यान रखना। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने कल से खाना भी नहीं खाया है। अगर तुम मुझे कुछ खाना दे दोगी तो मैं ज्यादा तेज काम कर पाऊंगा। मेरे शरीर में अब थकान महसूस होने लगी है माँ। मुझे कुछ नहीं पता। जब तक तुम ये पूरा काम नहीं करोगे ना, तब तक मैं तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी, ठीक है? और दोबारा मुझसे मांगना भी नहीं, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगी कि याद रखना। ये सारी बातें सुनकर वहां पर महेश भी आ जाता है। अरे सुमन, तुम इसे क्यों डांटती रहती हो? ये बेचारा सुबह से काम कर रहा है, वह भी बिना कुछ खाए। पहले तुम उसे खाना दे दो। तुम तो अपनी जुबान को बंद ही रखो, तुमने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। तभी वहां पर सुमन का असली बेटा राजेश भी बाहर आ जाता है। अरे बेटा राजेश, तुम बाहर क्यों आए हो? जाओ अंदर चले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी सी मिठाई बनाई है, जाओ मिठाई खा लो। अरे सुमन, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये भी तो तुम्हारा बेटा है? तुम जैसे अपने बेटे से प्यार करती हो, वैसे इसे भी प्यार किया करो और इसे भी मिठाई खाने के लिए दिया करो सुमन। अरे मैं इसे प्यार क्यों करूं? इसने तो मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, यह मुझे नदी में बहता हुआ मिला था। मैंने तो इसकी जान बचाई है और अपने घर पर लाई हूँ, तो काम तो करना ही पड़ेगा। रोहित चारपाई पर सो रहा था, क्योंकि रोहित कल दिन भर काम कर रहा था, इसलिए वह थक जाता है और उसे नींद ज्यादा आ जाती है। तभी वहां पर सुमन भी आ जाती है। अरे कमबख्त, कब तक सोएगा पता नहीं, कितना सोता रहता है, दिन भर बस सोता ही रहता है।
काम कौन तेरा बाप करेगा, चल उठ अभी के अभी, खेत में चलना है और पूरे खेत को भी जोतना है, जल्दी से खड़ा हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। फिर रोहित खेत में आ जाता है और खेत की सफाई करने और खुदाई करने में भी लग जाता है। पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है, वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों करती रहती है। मैं भी तो उनका बेटा हूँ, चाहे मेरी माँ सौतेली हुई तो क्या हुआ। लेकिन दूसरी ओर महाराजा और महारानी बातें कर रहे थे। आज मेरे बेटे को मुझसे दूर हुए पूरे 12 साल गुजर गए हैं, वो मेरे बेटे का कुछ भी पता नहीं चला है, और आप इतने बड़े महाराज होकर भी अपनी एक औलाद को भी नहीं ढूंढ सकते। पता नहीं आप कैसे महाराज हो, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अरे महारानी, तुम चिंता मत करो, मेरे सैनिक इसी काम में लगे हुए हैं, वो जल्द से जल्द हमारे बेटे को ढूंढ निकालेंगे। फिर दूसरी ओर रोहित अपने खेत में काम कर रहा था। रोहित को काम करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक रोहित को खाना नहीं मिला था। वह काफी थक जाता है और आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है, और तभी वहां पर सुमन भी आ जाती है और वह रोहित को बैठा हुआ देख लेती है। अरे नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने तुम्हें खेत में काम करने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो। अब तो तुम पर नजर ही रखनी पड़ेगी, तभी तुम काम करोगे, ऐसे तो तुम काम करते नहीं हो। अगर तुम खेत का पूरा काम करोगे तभी मैं तुम्हें खाना दूंगी। माँ ऐसा मत करो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैंने सारा काम कर दिया है। मैं सारा काम करके बस अभी बैठा था, मुझे पहले खाना दे दो माँ। तुम्हें खाना क्या, मैं तुम्हें पानी भी नहीं पिलाऊंगी जब तक तुम खेत का पूरा काम नहीं करोगे। मैं तुम्हें रोटी का एक निवाला भी नहीं दिखाऊंगी, ध्यान रखना। फिर रोहित वापस खेत के काम में लग जाता है और कोई घंटों तक काम करता रहता है। फिर शाम हो जाती है और रोहित अपने घर पर आ जाता है। वह कई घंटे तक बैठकर खाने का इंतजार करता है, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता है। कई घंटे इंतजार करने के बाद में थक हार कर रोहित वहीं पर आराम से सो जाता है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। रोहित बाहर अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी वहां पर सुमन व महेश दोनों आ जाते हैं। यह आजकल बहुत आलसी हो गया है, सबके सब उठ गए हैं, लेकिन यह अभी तक सो रहा है। अरे सुमन, तुम इतना गुस्सा क्यों रहती हो? रुको, अभी इसे मैं उठा देता हूँ। जैसे ही महेश रोहित को हाथ लगाता है तो उसका शरीर तेज तप रहा था। उसे जोरों से बुखार आ जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे सुमन, इसका बदन तो बहुत तेज तप रहा है, हमें इसे वेद के पास ले जाना चाहिए, कहीं ये बीमारी से मर ना जाए, हमें जल्दी करना होगा। फिर महेश रोहित को लेकर वेद के पास पहुंच जाता है और वेद महेश को देखने में लग जाता है। तभी वेद की नज़र महेश के गाल के नीचे काले तिल पर पड़ती है और वेद उस तिल को देखकर चकित रह जाता है। अरे ये तो हमारे राज्य के राजा विक्रम सिंह की संतान है, जो आज से ठीक 12 वर्ष पहले नदी में बहकर चली गई थी। ये बात तो मुझे राजा को जल्द से जल्द बतानी ही होगी, क्योंकि इस लड़के के गाल के नीचे एक काला तिल है और जब ये बच्चा जन्मना था तो मैंने ही इसका नामकरण किया था, तभी उस बच्चे के गाल के नीचे भी एक काला तिल था। हाँ, मैंने आपके बच्चे को दवाई खिला दी है, अब आप इसे घर ले जा सकते हैं और कुछ घंटे बाद इसे आराम भी आ जाएगा। हाँ। फिर रोहित और महेश दोनों वहां से चले जाते हैं और वह वेद महाराजा विक्रम सिंह के महल में पहुंच जाता है और सारी बात महाराजा विक्रम सिंह को बता देता है। और ये बात सुनकर महारानी और महाराजा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। राजा, आप किसका इंतजार कर रहे हो? चलो हम अपने बेटे के पास चलते हैं और अपने बेटे को वापस ले आते हैं। रुको महारानी, इतनी जल्दी करना सही नहीं है,
हम कल सुबह चलेंगे और अपने बेटे को आराम से लेकर आ जाएंगे। महाराजा और महारानी दोनों महेश के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। हाँ, जब महाराजा और महारानी हमारे घर पर आए हो। महेश, तुम्हारे घर पर एक लड़का है जो तुम्हें ठीक आज से 12 वर्ष पहले नदी के पास मिला था। वह कहाँ पर है? महाराजा, आपको कैसे पता चला कि वो लड़का नदी में बहकर आया था? हैं? वो कोई सामान्य लड़का नहीं है, वो मेरी संतान है और मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। मैं शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। कहाँ पर है मेरा बेटा? महेश फिर सारी बात महाराजा को बता देता है कि कैसे उसकी पत्नी उस लड़के के साथ सौतेली माँ की तरह व्यवहार करती है और उसे दिन भर बस काम करवाती रहती है। फिर महाराजा और महारानी और महेश तीनों खेत में पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं तो चकित रह जाते हैं कि रोहित वहां पर खेत पर मेहनत कर रहा था और सुमन वहां पर बैठे हुई आराम से फल खा रही थी और सारा काम रोहित से करवा रही थी। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, नहीं तो मैं तुम्हें आज दिन भर भी खाना नहीं दूंगी। अगर शाम से पहले तुमने पूरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खाने का एक निवाला भी नहीं दूंगी और सारी रात भर खेत में ही सोना पड़ेगा। तभी वहां पर महारानी ये सब कुछ देख लेती है और महारानी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो तुम हो जो अपने सौतेले बेटे से इतना नीच और अपमानजनक व्यवहार करती हो। तुम्हें तो इसकी सजा चुकानी पड़ेगी। तुम भी एक माँ हो और एक माँ होते हुए एक बेटे के साथ तुम इतना निर्लभ व्यवहार कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो माँ कहने पर ही मुझे शर्म आ रही है और घिन भी आ रही है। कोई माँ अपने बेटे के साथ इतना नीचे व्यवहार कैसे कर सकती है? महारानी, ये तो मेरा बेटा है, मैं इससे जो चाहूँ वो काम करवा सकती हूँ। हाँ। अरे सुमन, तुम ये क्या कह रही हो? ये इन्हीं की ही संतान है जो आज से ठीक हमें 12 वर्ष पहले नदी के पास मिली थी। ये हमारे राजा विक्रम सिंह की संतान है और तुम उनसे खेतों में काम करवा रही हो। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक ही बार नहीं सुनी थी। हाँ। सैनिकों, इसको अभी के अभी कारावास में डलवा दो और इसे उम्र कैद की सजा सुनवा दो। यह एक माँ का रूप हो ही नहीं सकती। कोई भी माँ अपने बेटे या सौतेले बेटे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं कर सकती है और ऐसी औरत को माँ बनने का कोई भी हक नहीं है। सैनिकों, इसे अभी के अभी बंदी बना लो। फिर सुमन को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी। सैनिक सुमन को वहां से पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर महाराजा और महारानी अपने बेटे को लेकर राजमहल में पहुंच जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज 12 वर्ष बाद मेरा खोया हुआ बेटा मिल चुका है। आज पूरे राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए और चारों तरफ मिठाई बंटवा दो। आज हमारे बेटे का राज्य अभिषेक भी किया जाएगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारी संतान हो या किसी और की, हमें उनके साथ अच्छा और नेक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो हमें लाखों आंखों से देख रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।